एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनाइजेशन संगठन का पार्ट 12 को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में अंतर डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने औपचारिक और अनौपचारिक संगठन के मीनिंग एंड डेफिनेशन, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स और फिर से इम्पोर्टेंस दोनों का, और फिर से डिसएडवांटेजेस पहले ही अपलोड कर रखी हूँ वीडियो, तो पहले आप लोग वो वीडियो देखकर आइएगा ताकि आप लोग को पहले अच्छी तरह से समझ में आ सके कि औपचारिक संगठन क्या है और अनौपचारिक संगठन क्या है। तभी आप लोगों को इसका डिफरेंस समझने में आसानी होगा। तो कभी भी आप लोग अगर किसी भी टॉपिक पर रिलेटेड आप लोग किसी की चीज़ के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करेगा तो उसका अंतर का आधार लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप लोग पैराग्राफ में लिख देंगे तो आप लोग को उतना अच्छा मार्क्स नहीं मिल पाएगा जितना अच्छा आप लोग कॉलम बाय कॉलम और पॉइंट वाइज पॉइंट आंसर देंगे। कभी भी आप लोग को डिफरेंस मिलता है तो ऐसे कॉलम बनाकर, ऐसे अच्छा से कॉलम बनाकर लिखिएगा तो आप लोग को ज़्यादा मार्क्स अर्न होगा। तो फर्स्ट पॉइंट है औपचारिक और अनौपचारिक संगठन का क्रम संख्या है। यहाँ पर क्रम संख्या पर अंतर का आधार, बेसिस ऑफ डिफरेंस। फिर यहाँ औपचारिक संगठन और यहाँ अनौपचारिक संगठन का फर्स्ट टॉपिक है उत्पत्ति की उत्पत्ति कहाँ से हुई औपचारिक संगठन का और कहाँ से अनौपचारिक संगठन का। इसकी उत्पत्ति अधिकारों के प्रत्यायोजन द्वारा होती है, अर्थात जो औपचारिक संगठन होता है उसकी उत्पत्ति कहाँ से होता है, अधिकारों के प्रत्यायोजन द्वारा होता है। अर्थात जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट होता है, जो जितने भी उसके अंदर कार्य कर रहे होते हैं सब ऑर्डिनेट, उनको राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है अपने कार्य को फुलफिल करने के लिए, ताकि वो बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाए। और औपचारिक संगठन, इसकी उत्पत्ति स्वतः पारस्परिक सामाजिक संबंधों के कारण होती है। अर्थात जो अनौपचारिक संगठन है इसके लिए स्पेशल मटेरियल किसी थिंग्स का जरूरत नहीं होती है, यह स्वतः ही उत्पन्न होती है, अपने आप ही उत्पन्न होती है औपचारिक संगठन के कारण। ठीक है। सेकंड जो हम लोग का पॉइंट है, उद्देश्य, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। ये संगठन तकनीकी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं, अर्थात ये संगठन संस्था में जितने भी तकनीकी कार्यों के लिए पूर्ति के लिए किए जाते हैं, और ये संगठन सामाजिक संतुष्टि प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। अर्थात ये जो संगठन है, जो जितने भी वर्कर्स, जितने भी एम्प्लॉयज़ ये सब ऑर्डिनेट संस्था के अंतर्गत कार्य कर रहे होते हैं, उनके अपने सामाजिक संतुष्टि, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, जो उनकी नीड है, उनको फुलफिल करने के लिए, उनको सेटिस्फाइड करने के लिए बनाई जाती है। थर्ड पॉइंट है सदस्यों में संबंध, रिलेशनशिप। इनके सदस्यों में अव्यक्तिगत संबंध होता है, अर्थात इनको सिर्फ अपने कार्य को फुलफिल करने से मतलब होता है, और जो संस्था का गोल है उसको अचीव पर ज़्यादा ये फोकस करते हैं। और इसके सदस्यों में व्यक्तिगत संबंध होता है, अर्थात ये पर्सनल रिलेटिव होते हैं, अर्थात ये पर्सनल डेवलपमेंट ज़्यादा संबंध रखते हैं, ये पर्सनल रिक्वायरमेंट्स और पर्सनल नीड्स पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। फोर्थ नंबर है आकार। इसका आकार कैसा, औपचारिक संगठनों का आकार बहुत ही बड़ा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि औपचारिक संगठन हर एक जगह होते हैं, ठीक है, और ऐसे संगठनों का आकार प्राय छोटी रहती है, क्योंकि औपचारिक संगठन में बहुत ज़्यादा ये इलीगल टॉप्स प्रकार होता है, क्योंकि इसमें लिखित कोई दस्तावेज, लिखित कोई प्रूफ नहीं होता, ये मौखिक रूप से नियम चलाते हैं और अपने कार्य को करते हैं। और 5 जो पॉइंट है, नियम, अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व, रूल्स, राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज। इनमें नियम, अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व आदि सभी लिखित रूप से होते हैं, अर्थात इसमें जितने भी रूल्स, रेगुलेशन, ऑब्लिगेशन, लाइबिलिटीज है, वो सभी लिखित रूप से होते हैं और उनको फॉलो करना बहुत ही कंपलसरी होता है। और इनमें लिखित रूप से कुछ भी नहीं होता था, तो ये इसमें मौखिक रूप से होता है, और इसमें कुछ भी रूल्स रेगुलेशन लिखित नहीं होते हैं, मतलब उसमें मौखिक रूप से होता है। अगला जो पॉइंट है वो है सत्ता का प्रभाव, फ्लो ऑफ अथॉरिटी। इसमें सत्ता का प्रभाव ऊपर से नीचे की ओर चलता है, अर्थात ऊपर से नीचे, अर्थात जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट होता है वो उनके अंतर्गत जो सब ऑर्डिनेट ये जो वर्कर, ये जो एम्प्लॉयज कार्य कर रहे होते हैं, ऊपर से नीचे की ओर चलता है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का कन्वर्ट होता है। इसमें सत्ता का प्रभाव या तो नीचे से ऊपर की ओर होता है अथवा समतल रूप से होता है। या तो नीचे से ऊपर की ओर होता है, अर्थात जो वर्कर्स अपनी इच्छा अनुसार अपने बहुत कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए बहुत सारे हड़ताल भी करते हैं, बहुत सारे ये मोर्चे भी चलाते हैं, तो वो अपने मन से चलाते हैं, ठीक है। तो इसमें समतल रूप से होता है। सातवां है अस्थायी स्टेबिलिटी। ये संगठन अधिक अस्थायी अथवा दीर्घकालीन होता है, अर्थात यह बहुत लॉन्ग पीरियड तक चलता है, ये संगठन औपचारिक संगठन, और बहुत ही परमानेंट होता है। ऐसे संगठन अपेक्षाकृत कम अस्थायी और अल्प आयु वाले होता है, अर्थात ये बहुत कम समय चलने वाले हैं, शॉर्ट टाइम पीरियड तक चलते हैं, और ये इनपरमानेंट होते हैं।
हैं। अधिकार सत्ता अथॉरिटी, इसके अधिकार सत्ता पद के साथ जुड़ी होती है, अर्थात जो पद पर रहते हैं उसको उससे रिलेटेड राइट दी जाती है। और इनके अधिकार सत्ता व्यक्ति के साथ जुड़ी होती है रहती है, और इसके जो अधिकार है वह व्यक्ति के साथ जुड़े होते हैं। स्थापना एस्टेब्लिशमेंट, औपचारिक संगठन की स्थापना योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है, सिस्टमैटिक वे में होती है। और अनौपचारिक संगठन की स्थापना नहीं की जाती है, अपितु स्वाभाविक रूप से स्वतः ही स्थापित होती है, अर्थात ये अपने आप ही हो जाती है, इसको स्पेशल रूप से किया नहीं जाता है। 10th नंबर, संगठन के चार्टों का उपयोग, यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स, औपचारिक संगठन का प्रदर्शन करने के लिए संगठन चार्टों का उपयोग किया था, जो भी वो इन्वायरमेंट में जो भी परफॉर्म कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चार्ट बनाता है, और उसके रिगार्डिंग ही सभी वर्कर उसको कार्य को फुलफिल करते हैं। अनौपचारिक संगठनों में संगठन चार्टरों का उपयोग करने का प्रश्न ही नहीं उठता था, तो वहाँ पर कोई चार्ट वगैरह कोई लिखित चीज रहता ही नहीं, वह अपने मन से और अपने वे से कार्य करते हैं। 11 नंबर है क्षेत्र स्कोप, औपचारिक संगठन का क्षेत्र व्यापक होता था, बहुत ही बड़ा होता है, और अनौपचारिक संगठन का क्षेत्र अपेक्षाकृत संकुचित का मतलब छोटे से क्षेत्र में ही होता है। आई होप आप लोग को ये दोनों के बीच डिफरेंस अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।